गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और हमने बात करती थी लास्ट टाइम में पीरियोडिसिटी की बात करती थी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे एटम का साइज कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे डिक्रीज होता है, ये सारी बातें करनी है। आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे भैया हेडिंग लगाओ आप। सबसे पहले आयनिक ऊर्जा आज स्टार्ट करेंगे, आयनिक ऊर्जा। और जो ये चैप्टर है भैया आयनिक ऊर्जा, यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ से 100% पीएमटी में तो क्वेश्चन आता ही आता है। अदर कंपटीशन जैसे IIT की बात कर लेता हूँ, NDA की बात कर लेता हूँ, JEE एडवांस की बात कर लेता हूँ, वहां पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आयनिक ऊर्जा। आयनिक संख्या दिख रहा नहीं दिखा। हेडिंग लगाना है आपको आयनिक ऊर्जा। अब इंग्लिश में आयोनाइजेशन है। आयनिक ऊर्जा, ठीक है। पहले समझो आयनिक ऊर्जा होती क्या है। जैसे कोई परमाणु होता है, ये परमाणु का नाभिक है भैया, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, और ये रहती है इसकी कक्षाएं, ठीक है। और इस बाह्यतम कक्षा में ये रहा इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको पता है नाभिक क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नाभिक के पास क्या होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश को अपने आप आकर्षित करेगा। मेरे को क्या करना है, इस बाह्यतम कोश से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आउट करना है। और बाहर निकालने के लिए मैं जितनी एनर्जी इसको देता हूं, जितनी एनर्जी इसको दी जाती है, ठीक है, वही एनर्जी क्या कहलाती है, आयनिक ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलगित या उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनिक ऊर्जा कहलाती है। सही है, तो लिखो भी आप सबसे पहले। किसी गैसीय विलगित परमाणु, किसी गैसीय विलगित परमाणु की मूल अवस्था से बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु, बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा आयनिक ऊर्जा कहलाती है। न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा आयनिक ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, तो ये परमाणु मेरी एनर्जी ग्रहण कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी का मतलब हो गया, इसने एनर्जी को क्या किया है, ग्रहण किया है। डेल एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, लिखो, साथ साथ लिखते रहोगे। आयनिक ऊर्जा की प्रक्रिया, आयनिक ऊर्जा की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। आयनिक ऊर्जा की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, अर्थात ऊर्जा ग्रहण करती है, अर्थात ऊर्जा ग्रहण करती है। इसलिए आयनिक ऊर्जा का मान सदैव, इसलिए आयनिक ऊर्जा का मान सदैव नहीं होता है। आयनिक ऊर्जा का मान, आप बोल सकते हो,
आयन ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। आयन ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है, मतलब बैलेंस कैसा आएगा इसका, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो दोनों साथ में ठीक है। आगे अब देखो आयन ऊर्जा की सबसे पहले हम बात करते हैं, इकाई की बात कर लेते हैं। तो आगे देखो आयन ऊर्जा की इकाई, यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयन ऊर्जा की इकाई, ठीक है। आयन ऊर्जा की इकाई एक तो होती है क्या, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। या हो सकती है किलो जूल पर मोल, मतलब या और किलो जूल पर मोल, या फिर एक यूनिट्स के रूप में और प्रदर्शित किया जा सकता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तीन प्रकार से निरूपित हो सकती है, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ग्रेड कौन स्कूल सरकारी, ये वो सर मेरे को सिक्का डाला था ना 2 साल, वहाँ पे वो कंपटीशन वाली एग्जाम होती है ना सैनिकों में, उसकी तैयारी कराई। उसके अंदर 8वीं से पढ़ाते थे, 8वीं क्लास में था तब तो ये 9th में आया था वेस्ट थी, तो उसका 2 साल 8वीं और एडमिशन तो कराया हुआ था स्कूल के अंदर 9th क्लास में, फिर वो लास्ट में एग्जाम लग गई तब जाके आया था स्कूल में। चलो आगे देखो, अब देखना नहीं हर एक एटम के लिए मैं क्या क्या बताता हूँ ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले सोडियम है और सोडियम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सोडियम को जब सॉलिड फॉर्म से सबसे पहले एनर्जी दी जाती है, सोडियम को गैसीय फॉर्म में लेके आना है मेरे को, और इस एनर्जी को बोला जाता है सब्लिकेशन एनर्जी, या फिर बोलते हैं ऊर्ध्वपातन एनर्जी, पातन ऊर्जा, ठीक। अब सोडियम गैसीय मॉलिक्यूल से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है, -1 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है किसी गैसीय विलगित परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलेगा +1 हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयन ऊर्जा। तो ये क्या हो गई, सोडियम की आयन ऊर्जा फर्स्ट हो चुकी है। मतलब आयन ऊर्जा फर्स्ट का मतलब है अभी तक यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले मैंने, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, सही। अब मैं क्या करता हूं, इस सोडियम +1 से आयन हो गया, इस सोडियम +1 से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालता हूं, एक तो निकला हुआ तभी तो +1 हुआ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगी क्या, सोडियम इसमें चला जाएगा +2 में चला जाएगा,
और यहाँ पे जो आयनिक ऊर्जा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सोडियम की आयनिक ऊर्जा सेकंड हो जाएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है, वो क्या करेगी, उस एटम की आयनिक ऊर्जा होगी। बस ध्यान इतना सा रखना है कि आयनिक ऊर्जा का मान हमेशा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना वैसे वैसे बढ़ता रहता है। इसका मतलब आयनिक ऊर्जा फर्स्ट से ज्यादा आयनिक ऊर्जा सेकंड का मान होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आयनिक ऊर्जा का क्रम देखना चाहता हूं, आयनिक ऊर्जा का क्रम देखना चाहता हूं तो क्या होगा, Ip सेकंड, मतलब आयनिक ऊर्जा सेकंड क्या होगी, इज ग्रेटर देन किसकी तुलना में, Ip फर्स्ट की तुलना में। ठीक है, आगे एक पॉइंट बना के लिख लो, सारे लिखो, ठीक ना। किसी तत्व के परमाणु से किसी तत्व के परमाणु से किसी तत्व के परमाणु से क्रमागत इलेक्ट्रॉन निकालने, किसी तत्व के परमाणु से क्रमागत इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्रमागत इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्रमागत इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा तत्वों की क्रमागत आयनिक ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा तत्वों की क्रमागत आयनिक ऊर्जा कहलाती है। तत्वों की क्रमागत आयनिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा, तत्व की क्रमागत ऊर्जाएं, तत्व की क्रमागत आयनिक ऊर्जाएं, तत्व की क्रमागत आयनिक ऊर्जाएं हमेशा बढ़ते क्रम में होती है, हमेशा बढ़ते क्रम में होती है। और ये देखो आयनिक ऊर्जा हमेशा Ip सेकंड, अगर Ip थर्ड होती तो वो Ip सेकंड से क्या होती, ज्यादा होती। जैसे जैसे देखो भैया, मैं सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करता हूँ। आपको पता है गैस के फॉर्म में है, और एल्यूमिनियम से जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो एल्यूमिनियम कौन सी फॉर्म है, एल्यूमिनियम प्लस, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा तो इसकी तो आयनिक ऊर्जा कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम प्लस 1 आयन से मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालता हूँ, इसको एनर्जी देनी पड़ती है भैया, आपको सबको पता है। तो यहाँ से एल्यूमिनियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +2 में जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया तो ये कौन सा होगा, Ip2। Ip2 का मतलब आयनिक ऊर्जा सेकंड हो गई। अब मैं एल्यूमिनियम +2 से भी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा तो इसको एनर्जी दूंगा, और ये एल्यूमिनियम कौन से आयन में जाएगा, +3 में जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया तो ये इसकी आयनिक ऊर्जा कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसकी आयनिक ऊर्जा क्या क्रमागत क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आयनिक ऊर्जा का क्रम होगा वो क्या होगा, आपको सबको पता है क्या होगा कि आयनिक ऊर्जा का क्रम Ip थर्ड, मतलब तीसरी वाली जो आयनिक ऊर्जा है वो ज्यादा होगी किसकी तुलना में, Ip सेकंड की तुलना में
और IP सेकेंड से कम हो कौन IP फर्स्ट हो। ठीक है आगे इसी के नीचे पॉइंट बनाते लिखते रहो, इसी वाले में लिखना है। देखो आयन ऊर्जा का बढ़ता क्रम IP3 इज ग्रेटर देन IP2 इज ग्रेटर देन IP+। इसमें लिखो आयन ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण होता है। मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका कुछ ना कुछ क्या बढ़ा है, नाभिकीय आवेश बढ़ा है। अब इसका नाभिकीय आवेश बढ़ा है तो भैया ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इसको मतलब एनर्जी ज्यादा दे रहे, तो IP सेकेंड हो जाएगी, वो IP फर्स्ट से क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब देखो एल्यूमिनियम सेकेंड हो गया, अब और भी ज्यादा हो गया यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूँ तो मेरे को एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब IP थर्ड का मान होगा वो IP सेकेंड से ज्यादा, और IP सेकेंड का मान IP फर्स्ट से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे लिखो। लिखना, एक नोट लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। किसी तत्व के समस्थानिकों में आइसोटॉप्स, किसी तत्व के समस्थानिकों में परमाणविक गुण हमेशा समान बना रहता है। परमाणविक गुण हमेशा समान बना रहता है क्योंकि नाभिकीय आवेश समान रहता है। क्योंकि नाभिकीय आवेश समान रहता है। क्योंकि नाभिकीय आवेश समान रहता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की, तो देखो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहा हूं, तो इसमें हाइड्रियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। परमाणु क्रमांक तो क्या रहता है, समान रहता है, सबको पता है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, परिवर्तित रहती है। इसे तो बोलते हैं समस्थानिक, और सबको पता है ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0, प्रोटॉन कितना होता है, 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन की 1 और प्रोटॉन की 1, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 और प्रोटॉन कितने हैं, 1।
स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे हेडिंग लगो, आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। और इसको कारक में सबसे पहला देखो परमाणु के आकार। एटॉमिक साइज या परमाणु के आकार। और इसमें लिखो किसी वर्ग में, पहले कौन देखो, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता है। इसके कारण आयन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक आज हो गया। कल यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।